हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूनिट है हमारी। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग ही कंसेप्ट का है, तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अब वाटर टेप्स वाले क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन या फिर वर्क डन वाले क्वेश्चन आते हैं कि दो लोग मिलके इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट लगता है जो अभी हम समझेंगे। ठीक है, 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से चेंज कर लेते हैं। 9 8 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर्स उसे टोटल लग रहे हैं। ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम किनको लग रहा है? 2 वाटर टेप्स, 2 वाटर टेप्स को साथ में इतना टाइम लग रहा है एक टैंक को फिल करने में। द लार्जर टेप टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो जो लार्जर वाला है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख लें कि हमारा जो स्मॉलर टैप है उसको लग रहे हैं x आवर्स। ठीक है, तो जो हमारा लार्जर होगा उसको लगेंगे x माइनस 10 आवर्स। ऑब्वियसली उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर वाले से। ये टोटल टाइम है जो हमने माना है स्मॉलर वाले का, ये टोटल टाइम है लार्जर वाले का जो हमने माना है। ठीक है, ये ऊपर वाला हमने माना था, उसके वजह से ये x माइनस 10 आया, क्योंकि स्मॉलर वाले से 10 घंटे उसे कम लग रहे हैं। ये टोटल टाइम की बात चल रही है, एक जो हमारा स्मॉलर टैप है और ये हमारा जो लार्जर टैप है, और दोनों टोटल मिलके इतने टाइम में भर रहे हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? टाइम इन विच ईच टैप कैन कंप्लीटली फिल द टैंक। जो हमारे अलग अलग जो टैप हैं वो अलग अलग अगर वर्क करें तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमें एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर x आ जाएगा तो x माइनस 10 हम डायरेक्टली निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 1 आवर वर्क निकालना रहता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हमें 1 आवर वर्क निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस हो या फिर दो लोग मिलके इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें 1 डे वर्क निकालना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। और ये कंपलसरी है, आपको या तो 1 डे वर्क निकालना है या फिर 1 आवर वर्क निकालना है। इस क्वेश्चन में 1 आवर वर्क निकलेगा क्योंकि आवर्स में दे रखी है वैल्यूज। ठीक है, तो 1 आवर वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सीधे सीधे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी हमारा जो स्मॉलर टेप है, ST लिख रहा हूं मैं स्मॉलर टेप को, उसका 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क निकाल रहे हैं हम। ये 1 आवर वर्क स्मॉलर टेप का 1/x आवर्स, 1/x पार्ट। ठीक है ना, 1 आवर वर्क है ये स्मॉलर टेप का 1/x। और हमारा 1 आवर लार्जर टेप का वर्क की बात चल रही है यहां पे अब ये। ठीक है, वर्क डन की बात चल रही है। वर्क कितना कंप्लीट करेंगे? 1/x। यहां पे वर्क कंप्लीट करेंगे 1/x माइनस 10। इतना पार्ट कंप्लीट ये कर रहा है, इतना पार्ट कंप्लीट ये कर रहा है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो है, हमने मान लिया ए है एक इंसान, उसको 4 दिन लग रहे हैं, 4 डेज लग रहे हैं कोई से भी काम को कंप्लीट करने में। 4 आवर्स मान लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 4 आवर्स लग रहे हैं कोई भी काम को कंप्लीट करने में, तो उसका 1 आवर वर्क कितना होगा? उसका 1 आवर वर्क जो है, जो अभी हमने यहां पे माने उसके हिसाब से कितना होगा? 1/4। जस्ट रेसिप्रोकल हमने सेम यहां किया है रेसिप्रोकल। 1/4 कैसे हो रहा है? देखिए, 1 घंटे में वो 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दूसरे घंटे में 1/4 और कंप्लीट करेगा, तीसरे घंटे में 1/4 और करेगा, और चौथे घंटे में 1/4 और करेगा। चारों को आप ऐड करोगे, नीचे एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि ऊपर भी 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। यानी कि टोटल वर्क कंप्लीट, आपका जो टोटल 1 यूनिट है वो कंप्लीट कब होगी? जब 1 घंटे में वो 1/4 काम करेगा। तो कभी भी हम जब 1 आवर वर्क निकालते हैं या 1 डे वर्क निकालते हैं तो हम जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं
और हमें ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम डायरेक्टली इन्हें ऐड करके इक्वल्स टू 75/8 नहीं लिख सकते टोटल टाइम, क्योंकि हमें इसका 1 आवर वर्क निकालना पड़ेगा, इसका 1 आवर वर्क निकालना पड़ेगा। दोनों को हम ऐड करेंगे, वो इधर वाला जो दोनों साथ में मिलके, ये दोनों का साथ में मिलके टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम से हम इसका वर्क डन निकालते हैं, तो 1 आवर, और दोनों अगर साथ में चल रहे हैं हमारे टैप्स, ये भी वर्क है, तो ये होगा हमारा 75/8 का रेसिप्रोकल, यानी कि 8/75। जस्ट रिवर्स में अगर ये 75 आवर्स अकेला होता तो इसको हम लिखते 1/75, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से, लेकिन यहां पे 75/8 था, तो जस्ट रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 8 ऊपर पहुंच गया, 75 नीचे आ गया। क्लियर होगी ये चीज मेरे हिसाब से। ये टोटली अलग कंसेप्ट है, मैंने बोला था आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, क्योंकि ये 1 आवर वर्क वाला जो सिस्टम है ये करना बहुत कंपलसरी है, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम ये लिखते हैं कि स्मॉलर टेप को इतना टाइम लग रहा है प्लस लार्जर टेप को इतना लग रहा है इक्वल्स टू में 75/8, ये टोटली गलत हो जाता है। आपको 1 घंटे का वर्क डन निकालना ही पड़ेगा। ये वर्क डन है 1 घंटे का स्मॉलर वाले का, ये 1 घंटे का लार्जर वाले का वर्क डन है, और ये 1 घंटे में दोनों अगर साथ में वर्क कर रहे हैं तो इतना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इनके हिसाब से हम इक्वेशन में पढ़ेंगे, अगर इसका 1 आवर वर्क और इसका 1 आवर वर्क हम ऐड करेंगे तो टोटल दोनों के 1 आवर वर्क इक्वल होगा, यानी कि 1/x स्मॉलर वाले का 1 आवर वर्क प्लस लार्जर वाले का 1 आवर वर्क इज इक्वल टू दोनों का मिला के 1 आवर वर्क। अब यहां पे हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां पे ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड है हमारी, इसमें हमने मैथमेटिकली कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि लॉजिकली अगर हम डायरेक्टली उन्हें ऐड कर देते और इक्वल्स टू में 75/8 रख देते ना, तो वो टोटली गलत हो जाता, क्योंकि 1 घंटे का काम इसका प्लस 1 घंटे का काम इसका प्लस दोनों का 1 घंटे का काम, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, हम डायरेक्टली उन्हें ऐड करके इक्वल्स टू में वो कैसे रख सकते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। यहां मैंने बताया आपको, अगर ए को 4 घंटे लग रहे हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, तो 1 घंटे में उसका ये वो होगा पोर्शन जो कंप्लीट होगा, अगले घंटे में भी सेम, उसके बाद भी सेम, उसके बाद भी सेम, यानी कि 1 घंटे का काम अगर हम निकाल लें जो हमने निकाला यहाँ पे, फिर इसका भी 1 घंटे का काम अगर हम निकाल लें, दोनों को ऐड करें, तो वो दोनों का 1 घंटे के काम के बराबर के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पे हमारी इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। ठीक है, तो नीचे हमारी 2 अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों हमारी एलसीएम आएंगी, यानी कि x और x - 10 हमारी एलसीएम आएंगी जब भी हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐड करते हैं। सेम एलसीएम वाला प्रोसेस होता है, इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। यानी ऊपर आएगा हमारा x - 10 और प्लस में आएगा हमारा x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, इक्वेशन हमारी जब बन गई उसके बाद सिंप्लीफाई वाला पार्ट है, इसको आप जिस तरीके से आपका कैलकुलेशन में आपका दिमाग चलता है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं जो सिंपल वे सबसे ज़्यादा हो सकता है मैं उसमें करके दिखाता हूँ आपको। नीचे हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज थी तो हमने एलसीएम लिया, x और x - 10 दोनों आया हमारे एलसीएम प्रोडक्ट में, ऊपर x - 10 का मल्टीप्लाई इधर 1 में हुआ, इस x का मल्टीप्लाई इधर 1 में हुआ, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज थी तो हम डायरेक्टली इसका और इसका इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे x और x हुए हमारे 2x माइनस का 10 अपॉन में हमने ये x का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करा, x का x में मल्टीप्लाई हुआ x² माइनस x का 10 में मल्टीप्लाई हुआ 10x इज इक्वल टू, यहां पे हमारा 8/75 है जो कि कैंसिल नहीं हो सकता। अगर यहां पे कुछ कैंसिल हो पा रहा होता तो हम कर देते, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 का इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अदर 8 के पास ले जाएंगे, यानी कि 75 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया है 2x - 10 के पास, इक्वल्स टू में 8 के पास आ गया है x² माइनस का 10x। ठीक है, अब यहां पे मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहां पे 2 कॉमन मिल रहा है, वो 2 कॉमन हम ले लेते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत हेल्पफुल होगा फिर, क्योंकि बाद में हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, इससे अच्छा यहां पे 2 कॉमन ले लें। पहले 75 को लिखे रहने दो, 2 आपने कॉमन लिया, यहां पे बचेगा आपका x माइनस यहां पे बचेगा आपका 5।
इज इक्वल टू 8x² माइनस का 10x। ये सिर्फ 2 कॉमन मैंने इसलिए लिया ताकि इसको मैं इस साइड ले जाके 8 से डिवाइड कर सकूं और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और सिंपल हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मेरे को दिख रहा था 2 कॉमन, मैंने लिया, अंदर x माइनस 5 बचा। यहां पे मतलब कि हमारा 75 में मल्टीप्लाई बचा x माइनस 5, और बस इस 2 को मैं उस साइड ले आया डिवाइड में, 8 के नीचे यहाँ पे डिवाइड में 2 आ गया, और ये x² माइनस 10x सेम हमारा चल रहा है। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का। 75 का x में करा, 75x माइनस 75 का 5 में मल्टीप्लाई साइड में करके देख लेना, कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 7 5 35, 35 और 2 37, 375 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई अंदर 4x² और 4 का 10 में मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 40x। 4 का अंदर दोनों मल्टीप्लाई, 75 का अंदर दोनों मल्टीप्लाई। अब हम सारी वैल्यूज को एक साइड ले जाते हैं, यानी इसको भी हम उस साइड ले जा रहे हैं, इसको भी हम उस साइड ले जा रहे हैं। वहां पे हमारा पहले से, यहां पे बचेगा हमारा 0, वहां पे हमारा पहले से है 4x² माइनस का 40x। ये 75x उधर आएगा तो माइनस का 75x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे जो इस साइड माइनस का था उस साइड जाके पॉजिटिव हमारा 375 हमें मिलेगा। क्लियर होगा इतना? यहाँ पे सिर्फ मैं इन दोनों को यहाँ पे इस साइड ले आया हूँ राइट हैंड साइड पे, ताकि यहाँ पे 0 बचे और इस साइड पूरी वैल्यूज आ जाए। यहाँ पे 0, ये हमारा 4x², ये ऐड हो सकता है, माइनस 40 और माइनस 75, माइनस का 115 हो जाएगा, 115x प्लस 375। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें ना आप कुछ कॉमन ले सकते, ना आप कुछ और चीज सॉल्व कर सकते, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता था वो हमने कर दिया है। ये फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको मैं एक बार और अरेंज करके लिख लेता हूं, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इस ऑर्डर में क्यों लिखा? क्योंकि हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। इक्वेशन में हम इस साइड 0 लिखते हैं, मैंने इसलिए लिख लिया, अगर आप उस साइड भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये बस नॉर्मल है, आप इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड भी लिख सकते हो, पर अब याद रखना कि a और c का मल्टीप्लाई करना है। यहां से हमारा फैक्टराइजेशन मेथड शुरू होता है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac वो रूट के अंदर जो वैल्यू सॉल्व करनी रहती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, आप प्रोडक्ट कर करके थक जाओगे और आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। इसलिए गलती मत करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की। ठीक है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं हम। 4 और 375 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1500 होता है। 1500 हमारा आया है प्रोडक्ट 4 और 375 का। ए और सी का प्रोडक्ट करके उसका ब्रैकेट बंद करके रख लो। यहां पे मैं लिख और देता हूं, 4 का मल्टीप्लाई करा मैंने 375 में। ठीक है, ए और सी का दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव साइन ही है, अगर एक भी नेगेटिव होता तो मैं यहां साइन लगाता माइनस का। ठीक है, यहां पे 1500 आ गया। इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने मत बैठना प्लीज, क्योंकि बीच में देखना आपको मिडिल टर्म लाना है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम बीच वाले टर्म को बनाते हैं। 115 लाने के लिए आप यहां पे देखिए 1500 के अगर मैं 2 फैक्टर डायरेक्टली निकाल दूं, अगर मैं एक फैक्टर 15 ले लूं और दूसरा फैक्टर में अगर मेरा 100 ले लूं, यहां पे हमारा 1 बचेगा, यानी कि 100 और 15 दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 115 मिलेगा, लेकिन आपको 115 माइनस का चाहिए तो दोनों आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे, यानी कि माइनस का 100 और माइनस का 15 ये दोनों आपके फैक्टर्स हैं जो कि वेरीफाई कर रहे हैं बीच वाले टर्म को। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 1500 के इक्वल आ रहा है क्या? वो पॉजिटिव 1500, यानी कि -100 का जब आप मल्टीप्लाई -15 में कर रहे हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है और आपको 1500 मिल रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। ये आपने क्रॉस चेक किया, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में बंद करवाया था ताकि हम एक बार और क्रॉस चेक करें दोनों फैक्टर्स निकलने के बाद। तो हमारे दोनों फैक्टर्स हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दोनों के पीछे x लगा के आप यहां पे रिप्लेस करोगे, यानी कि 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस 375
इज इक्वल टू 0। कोई भी यहाँ पे आपको अगर कुछ भी एक जरा सी भी आपको लगे कि डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे। ज़बरदस्ती इसे दिमाग में घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म को इन दो पार्ट में स्प्लिट कराया जब हमने फैक्टर्स निकाले तो अगर आप यहाँ पे 2 से निकालते और फिर और आगे 2 से करते जाते, फिर 3 से करते, फिर 5 से करते, बहुत लंबा जाता। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। अगर यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहे हैं फैक्टर निकल सकते हैं, 115 डायरेक्टली आ जाएगा 15 और 100 से, तो प्लीज़ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग 2 में से कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग के 2 पे 4 भी है अवेलेबल और x भी है अवेलेबल। यहां से 4 और एक x चला गया तो एक रिमेनिंग x बचेगा, माइनस यहां से 4 और x गया तो यहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। 100 में से अगर आपका 4 बाहर जा रहा है तो अंदर आपका 25 बचेगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 100 होगा। प्लीज यहाँ पे 4 हटा के 96 मत लिख देना, प्रोडक्ट होता है इनका, ठीक है ना। तो आप 4 से डिवाइड करके देखना, इसे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखना, या फिर बाद में इसको वापस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली स्टेप को क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ के बाकी 2 में से -15 आ रहा है कॉमन, यहाँ पे बच रहा है x, और माइनस साइन आपने बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25, ये माइनस साइन कैसा है देखिए, आप इस -15 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -15x मिलेगा, और -15 का -25 में करोगे तो आपको प्लस का 375 मिलेगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होके। तो जब भी आप अगर माइनस साइन कॉमन लेते हो तो बाकी का जो दूसरा साइन है वो हमेशा चेंज होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, अभी यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव हो चुका है, और ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आते हैं। इस स्टेप पे पहुंचने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इन दोनों ब्रैकेट को एक बार देखोगे, साइन की भी अगर हल्की सी गलती है तो आप वापस क्रॉस चेक करोगे, यानी कि जब आपका ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसको आप कॉमन लोगे बाहर, x माइनस 25 आपका कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ पे आपका 4x बच रहा है, यहाँ पे आपका माइनस का 15 बच रहा है, और इक्वल टू में आपका 0, यानी x माइनस 25 और 4x माइनस 15 ये आपके दो ब्रैकेट आ रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। आइदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 के इक्वल है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 आएगा। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मिलेगा, या फिर इसकी वैल्यू अगर 0 हुई तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। दोनों की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तब भी हमें 0 ही मिलेगा, इसलिए हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं, जिसके वजह से हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 25, ये -25 उस साइड जाके प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ रही है 4x इज इक्वल टू 15 होगा, पहले तो 15 उस साइड जाएगा, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हमारी पॉइंट में आएगी वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू को आप हटा दीजिए, क्योंकि हमें x हमने क्या माना था, यहां पे था हमारा स्मॉलर टेप को x घंटे लग रहे हैं, जो कि हमारे 25 आवर्स हो जाएंगे, और हमारे जो लार्जर टेप है उसको 10 घंटे कम लग रहा है, यानी कि 15 आवर्स हो जाएंगे। पॉइंट वाली वैल्यू को आप डायरेक्टली हटा दोगे, उस पॉइंट को सॉल्व करके आप मिनट्स में कभी आंसर नहीं लिखोगे, डायरेक्टली x की जो आपकी एक पर्टिकुलर एक आपका जो इंटीजर आए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर कोई सा, उसको आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, क्योंकि x हमने माना था स्मॉलर टेप को कितने घंटे लग रहे हैं एक टैंक को फिल करने में, जो कि हमारा आंसर होगा 25 आवर्स, और लार्जर वाले को 10 घंटे कम लग रहे थे, 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम x में से, यानी कि 25 में से, तो हमारे 15 आवर्स हो जाएंगे लार्जर टेप का टाइम, जिसमें वो एक टैंक को करेगा फिल। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार आप स्टार्टिंग से फिर से देखना इसे, कोई डाउट लगे आपको अगर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये टैप वाला क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आता है यानी कि वो बोर्ड्स का एक हिसाब से सबसे टफ क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और डायरेक्टली पेपर में दे देते हैं, क्योंकि 70% एनसीईआरटी में से आता है और इनसे पेपर का लेवल बढ़ता है, जो कि 2-3 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलते हैं बोर्ड्स में, वो इस टाइप के ही होते हैं। तो आप वर्क करना इन टैप्स वाले क्वेश्चन पे या फिर वर्क डन वाले क्वेश्चन पे जो आपको मिल सकते हैं आरडी में। एनसीईआरटी में अगर और कोई सा क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो मैं उसको सॉल्व करूंगा,
बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसको हम पहले सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।